तो प्यारे बच्चों, आपको और आपके पूरे परिवार को टीम अल्टीमेट की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आकाश मातनहेलिया आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा मैंने बताया था कि जनवरी का महीना एग्जामिनेशन का महाकुंभ स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उसके बाद आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी में आपका 22 जनवरी से जेईई मेंस का पेपर भी है, ठीक। उसके बाद आपके फिर जेईई मेंस के पेपर होंगे और फिर नीट का पेपर होगा। नीट का पेपर अप्रॉक्सीमेट हो सकता है 4 मई से हो, तो 4 मई को शायद आपका नीट का परीक्षा हो, ठीक है। अप्रैल में फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो भाई देखो, हम लोग बात करते हैं अल्टीमेट नीट IIT जेईई फाउंडेशन। यहाँ पे पढ़ाया वही जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके परीक्षा में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी। एसिडिटी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक। तो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बात करते हैं। एसिडिटी है मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू गिव अप अ प्रोटॉन। जनरल कंडीशन में 3 टाइप के एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। आर्नियस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर एंड कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आर्नियस साहब क्या कहते हैं, एसिड किसको बोलते हैं जो H+ देगा पानी को। OH क्या बोलते हैं जो पानी में क्या देगा, एक बेस किसको बोलते हैं जो पानी में OH- देगा। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रांस्टेड लोरी का, जिसको प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की ही बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। ये साहब क्या कहते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये साहब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो उसको हम बेस बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो चलो हम लोग बात करते हैं कुछ एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। तो देखो, एक और बात की जाती है ना, स्ट्रॉन्गर द एसिड द वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। ये किसके अकॉर्डिंग है, ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो ये क्या कहते हैं, एक सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। ये एसिड क्या करेगा, जनरली एसिड क्या करेगा, ये प्रोटॉन्स डोनर। तो अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड। यहां पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। वाटर क्या कर रहा है, देखो प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, बेस। एसिड अपना H+ देने के बाद क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। और बेस H+ लेने के बाद क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये साहब क्या कह रहे हैं, अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस क्या होगा, यानी इसका बेस क्या, A- यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रांगर एसिड हो गया। तो देखो तरीका होता निकालने का, हमारा इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते थे इसको हम लोग। के कैसे निकालते हैं, के क्या, एसिड कांस्टेंट। इसको कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोनियम आयन। प्रोडक्ट क्या है, A- आयन का कंसंट्रेशन, और इसको HA से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन से, तो हमको क्या मिल जाएगा, के। बात समझ में आ रही है। तो के हम ऐसे निकालते हैं। फिर देखो हम लोग बात करते हैं, ये देखो अगर हम के निकाल लें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पी के। तो पी के क्या होता है, -log K। बात समझ में आ रही है। इसका क्या मतलब है, अगर के ज्यादा होगा तो उसका पी के क्या होगा, कम। और के क्या है, एसिड कांस्टेंट। ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिटी के। बात समझ में आ रही है। तो अगर जिसका के ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, उसका पी के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो जरा सा यहाँ पे ये बात की भी गई है, द पी के ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज -7 एंड द पी के ऑफ एसिडिक एसिड इज, जो वीकर एसिड है, 4.76।
तो जितना ज्यादा कम पीके उतना ही स्ट्रांगर क्या होगा, एसिड। तो देखो लगभग 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया पीके के बेस पे। अगर पीके की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरी स्ट्रांग एसिड। इसमें क्या रख सकते हैं आप, HiHCl H2SO4। फिर देखो मॉडरेटली स्ट्रांग एसिड में क्या आता है, जिसका पीके की वैल्यू क्या होती है 1 से लेकर के 5 के बीच में। इसमें क्या आ जाएगा, एसिडिक एसिड, क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड इसके अंदर आ जाएंगी। तो हम इसके एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, और क्या लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में हम लोग CH3COOH लिख सकते हैं। फिर देखिए एक आता है वीक एसिड। वीक एसिड है तो उसका पीके की वैल्यू क्या होगी 5 से 15 के बीच में। इसमें फिनाल आ सकता है, बात समझ रहे हैं। एक क्या होगा देखो स्टिमुली वीक एसिड, इसमें क्या आ सकते हैं, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स भी इसमें आ सकते हैं जिसमें पीके क्या होता है मोर देन 15। तो ऐसे कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं पीके के बेस पे एसिड के। फिर देखिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के या लोअर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रांगर विल बी द एसिडिटी। तो सीधे हमको बात क्या करनी है, अगर के ज्यादा है तो एसिड प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, उसका पीके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर देखो हम लोग बात करते हैं ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे एसिडिटी डिपेंड करती है। तो हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं, सबसे पहले हम लोग फैक्टर पढ़ लेते हैं। तो देखो भाई एसिडिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायंस की, या बेस की, या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायंस की। इसका देखो मतलब क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फिनाल की, तो फिनाल में क्या करते हैं हम लोग, देखो फिनाल को ब्रेक कर देते हैं फिनॉक्साइड आयंस में और H+ में, यानी इसको हमने क्या कर दिया, डीप्रोटोनेट कर दिया। डीप्रोटोनेट किया, H+ को निकाल दिया। ये क्या बन गया इसका, देखो ये एसिड है और ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, या इसको हमने क्या बोल दिया, आयन ऑफ एसिड। बात समझ में आ रही है। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये एसिड कैसा होगा, स्ट्रांगर एसिड होगा। तो यहां देखिए भाई स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, इस फैक्टर को भी हमें जानना है। देखो निगेटिव चार्ज क्या होगा बताओ, इस रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, और जैसे डीलोकलाइज हुआ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो बात समझ में आ रही है। तो एक फैक्टर कौन सा होगा, स्टेबिलिटी से हम लोग देखेंगे एसिडिटी। एक फैक्टर हमारे पास क्या है, -m और -i की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक फैक्टर हमारे पास क्या है, +m और +i के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग। फिर देखो और क्या डायरेक्टली हो सकता है, देखो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पी के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पी क्या होता है, -log Kb। बात समझ में आ रही है। यानी जो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी क्या हो जाएगी बताइए, एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो जिसका Kb ज्यादा उसका पीकेबी कम। अगर पीकेबी ज्यादा है इसका मतलब वो क्या है, एसिड। तो पीकेबी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। नेक्स्ट फैक्टर देखो और किस पे डिपेंड कर सकता है, देखो ये एक देखो हम लोग बात करेंगे एच बॉन्डिंग की बात करेंगे। ये एसिड फैक्टर क्या होता है, एच बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल भी बात करेंगे अभी हम लोग। एक बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स, रिजोनेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बात करेंगे एरोमेटिसिटी भी डिसाइड करती है एसिडिटी को। एक बात करेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी डिसाइड करेगा एसिडिटी है या नहीं है। एक फैक्टर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। जैसे इस केस में देखो HF पूछा जाए, वाटर दिया जाए, और एक आपको दिया जाए अमोनिया, और एक आपको दिया जाए ट्रिपल बॉन्डेड C के साथ H अटैच। तो पूछा जाए बताओ एसिडिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो जरा देखो फ्लोरीन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0। ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5 के आसपास। सी की क्या होती है 3.3 के आसपास या 3.25 के आसपास। इसकी कितनी लेते हैं हम लोग 3.0। यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसको हम sp2 कार्बन के नाम से भी जानते हैं, इसका लगभग 2.75 हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। ये कार्बन कैसा है, sp कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। बात समझ रहे हैं। और ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन। sp3 कार्बन का मतलब बोलिए इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी 2.5। तो हम इसको दो कैसे डिसाइड करते हैं, इसमें देखिए 50% करेक्टर है, इसमें क्या है 33.3% करेक्टर, बोलो। और इसमें कितना मिलेगा बताइए, इसमें आपको मिलेगा लगभग 2.5 इसकी इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या मिलेगा आपको 25% एस करेक्टर।
तो ये भी बताया गया था आपको, एस करेक्टर ज्यादा होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। तो ये सारे फैक्टर डायरेक्टली थे प्रोपोर्शनल। एक देखो हम लोग इसकी बात भी कर सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ फिनाल्स एंड बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात ये कर सकते हैं कि अगर एसिडिटी की बात करेंगे तो उसकी जो रिएक्टिविटी है किसके प्रति, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो क्या हो जाएगा, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर फिनाल ज्यादा एसिडिक है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर देखो और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात अभी किए ही थे। तो एसिडिटी यहाँ पे भी क्या हो गई, पीके ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी पीके ज्यादा होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक देखो केबी के भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, केबी क्या है, बेस कांस्टेंट। तो बात समझ में आ रही है। तो एसिडिटी इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल हो गई, केबी, बेस कांस्टेंट केबी क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कुछ चीजें डायरेक्टली बात करेंगे हम लोग और कुछ चीजें जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सारे एसिड बेस कांस्टेंट को हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं। तो बात समझ में आ रही है। अब देखो हम लोग हर स्टेप को पॉइंट वाइज समझते हैं, कैसे देखो भाई। तो देखो हम लोग पहली बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो देखो स्टेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ एन अल्कोहल एट फिनाल टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो देखिए स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है। तो लुक एट दिस केस, एक अल्कोहल दिया गया आपको, तो ये क्या है, अल्कोहल। और अल्कोहल जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कॉक्साइड आयन, एल्कॉक्साइड आयन। और फिनाल जब ब्रेक करेगा तो इससे क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब हमको देना खाना दोनों में कि दोनों की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जब फिनॉक्साइड में देखो भाई क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और इसका कैसा इंपैक्ट है, प्लस आई। तो प्लस आई क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा और जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी बताया गया था ना, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। इसमें देखो क्या होने वाला है भाई, फिनॉक्साइड में देखो क्या होने वाला है। इसमें देखो नेगेटिव चार्ज क्या है बताइए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कैसा है, डीलोकलाइज। तो रिंग से क्या हो जाएगा, ये डीलोकलाइज हो जाएगा। इसलिए फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, किसके रिस्पेक्ट में, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। तो पूछा जाता है भाई कि एल्कोहल और फिनाल में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो हम लोग बोलते हैं फिनाल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक। कैसे समझा सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ इसके कॉन्जुगेट एनायन से। तो बात समझ में आ रही है। इसका कॉन्जुगेट एनायंस ये है, इसका कॉन्जुगेट एनायंस ये है। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। फिर देखो हम लोग बात करते हैं और एक बात की जाती है, देखो अगर एल्कोहल है, ठीक है, तो वो क्या है, कम एसिड है। लेकिन अगर एल्कोहल का हम प्रोटोनेशन कर दें तो आपको बात समझिए प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो C2H5 और OH है, यहां पे एल्कोहल कैसा काम कर रहा है, बेस का। तो देखो ये क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा बताइए, ये C2H5OH H प्लस चार्ज और उसके ऊपर एक लोन पेयर। इस एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो यहां देखो ये कैसा है, वीक एसिड, लेकिन H प्लस लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड। तो देखो भाई क्या हुआ, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अगर हम लोग बात करें मिथेनॉल की तो इसका पीके कितना हो गया, -2.5। यही जब बात किया इथेनॉल की तो इसका देखो पीके कितना हो गया, -2.4। और यही देखो बात किया गया एसिडिक एसिड की, जब इसको प्रोटोनेशन करवाया गया तो इसका कितना हो गया, -6.1। यही एसिडिक एसिड का पीके कितना था, 4.76। तो ये देखो यही एसिडिक एसिड, इसका पीके कितना था, 4.76।
लेकिन जैसे इसका प्रोटोनेशन करवाया गया तो ये क्या हो गया, मोर एसिडिक। तो देखो इसका पीके कितना हो गया, -6.1। तो निगेटिव समझ रहे हैं, 1 से कम इसका पीके, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। तो एक बात ये पूछी जा सकती है कि प्रोटोनेशन के बाद एसिडिटी बढ़ेगी घटेगी, तो बढ़ जाएगी। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लें, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर लें, जिसको हम रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो देखो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, -I -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली किसके है, +M और +I के। तो पहले एक बार जरा ऑर्डर भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो +I का ऑर्डर आपको याद करना बहुत आसान है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा उसके +I इफेक्ट होंगे, ठीक। लेकिन दो थोड़ा और देख लो, जैसा देखो अगर O निगेटिव दिया हुआ है तो ध्यान देना भाई, ये अगर C के साथ OH लगा हुआ है तो हम बोलते हैं इस पे -I इफेक्ट, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर C के साथ O- जुड़ा हुआ है तो इसका +I इफेक्ट होगा। तो पूछेगा भाई क्यों, भाई ऐसा क्यों हुआ, वो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, इस पे प्लस माइनस चार्ज आया तो क्या हुआ। तो जैसे इस पे माइनस चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, एक बताया गया था ना कि माइनस चार्ज आने से साइज बढ़ जाती है, प्लस आने से साइज घट जाती है। तो ये जो निगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को घटा देगा, या हम ये कह देंगे इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे। फिर देखो यही चार्ज आपको N पे दिखाई पड़ रहा है, यही चार्ज C पे दिखाई पड़ रहा है। तो C पे निगेटिव चार्ज है, N पे निगेटिव चार्ज है, O पे निगेटिव चार्ज है। तो ये सब बेटर डोनर कौन होगा, C- वाला। तो बात समझ में आ रही है। तो जनरल टर्म में आप ऐसे याद कर लीजिए, 3 डिग्री आप समझे, 3 डिग्री ग्रुप एल्किल ग्रुप, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, ठीक है, CD3 हो, CS3 हो, टाइटेनियम, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटेनियम, प्रोटियम, और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोनियम। तो बात समझ में आ रही है। तो ये देखो इस निस्सम्स के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप कैसे डिसाइड किए जाते हैं, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, देखो इसका मास ज्यादा होता है तो ये क्या है, T3-1, ये क्या है, D2-1, ये प्रोटियम। तो बात समझ में आ रही है। प्रोटियम केस में देखो क्या हो रहा है भाई, तो प्रोटियम में क्या हुआ बताइए, मास कम है, मास कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बात समझ में आ रही है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो एक बात ये बात कर सकते हैं हम लोग, तो +I का रद्द कर लीजिए आप, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ज्यादा उसकी +I इफेक्ट होगी, और +I लगेगा तो क्या करेगा, एसिड प्रॉपर्टी को क्या करेगा, घटाएगा। और देखो बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए भाई -I इफेक्ट की बात कर लेते हैं। देखो हम लोग CF3 दे दिया, देखो जैसे ऐसा कुछ दे दिया, COOH है, अब इस C के साथ 3 बार लग गया F। तो ऑर्डर बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्डर से हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया और एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, COOH, और यहाँ पे लगा दिया NO2 लगा दिया। अब पूछा बताओ भाई, तो आपको बताए थे इंडक्टिव में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। तो इंडक्टिव का ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, एक तो डिस्टेंस, सबसे पहले क्या देखते हैं इंडक्टिव में, डिस्टेंस। उसके बाद हम नंबर देखते हैं, आई का नंबर देखते हैं, नंबर ऑफ आइटम और ग्रुप देखा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या देखा जाता है, पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। यहां देखो डिस्टेंस क्या है बताइए, दोनों में बराबर है, 1 2 के बाद NO2, यहाँ 1 2 के बाद NO2। लेकिन नंबर देखो भाई किसका ज्यादा है, फ्लोरीन 3 बार है और NO2 क्या 1 बार है, तो इसलिए पावर किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो एसिडिटी भी क्या होगी, इसी की ज्यादा होगी। तो बात समझ में आ रही है। एक आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, देखो CCF3 सबसे ज्यादा -I इफेक्ट, फिर CCl3 का होगा, फिर CCl2 का होगा, उसके बाद NO2 का नंबर आएगा, फिर CN का आएगा, फिर SO3H होगा, फिर COOH होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद किसका नंबर आएगा, OH का, फिर उसके बाद किसका आएगा, रिंग का। तो रिंग का भी कैसा इफेक्ट होता है, -I। तो बात समझ में आ रही है। तो कार्बन के अलावा जनरली कुछ और देते हैं तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, -I इफेक्ट मानते हैं, ठीक। एक तो ये आपको ध्यान देना है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं +M की इफेक्ट की बात कर लें, तो +M में सबसे बताइए स्ट्रॉन्गर कौन सा हो जाएगा आपका। अगर हम +M की बात करेंगे तो इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, NH3। तो स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, NH3। इसके बाद किसका नंबर आता है, NH8 का, NH2R का नंबर आता है, ठीक। ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर, ये दोनों कैसे हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। फिर R और PH कैसा है, वीकली एक्टिवेटिंग। फिर देखो X में क्या करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग।
तो ये इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, बट इस केस में क्या होता है, माइनस साइड डोमिनेंट होता है प्लस आर से, इसलिए रिएक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। तो प्लस एम का एक काम और क्या है भाई, ये सब कैसे होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर, ये भी ध्यान रखना है आपको है। अब आते हैं देखो हम लोग माइनस आई में, तो माइनस आई देखो सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई कौन सा होता है, NO2, उसके बाद NH3 प्लस आता है, फिर SO3H, फिर CN, ये सब स्ट्रांगली क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर। और जितने भी माइनस एम वाले हैं ये सब कैसे डायरेक्टर होते हैं, मेटा डायरेक्टर। तो बात समझ में आ रही है, मेटा डायरेक्टर क्या होता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। हम ये कह सकते हैं ये एसिडिटी को बढ़ाएंगे और ये एसिडिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे। जो एसिडिटी को बढ़ाएगा वो रिएक्टिविटी क्या करेगा, घटाएगा। जो एसिडिटी को बढ़ाएगा वो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, एसिडिटी को घटाते हैं और रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये क्या करेंगे, एसिडिटी बढ़ाएंगे लेकिन रिएक्टिविटी क्या करेंगे, घटाएंगे। एक आपको ये ध्यान देना है। तो बात समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है और कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग है। तो डीएक्टिवेटिंग का सेंस ये है कि ये रिंग को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या करते हैं, इसको डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी सारे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये ध्यान देना है आपको है। ये तो था आपका कुछ फैक्टर। अब कुछ और एग्जांपल देखो ले लेते हैं हम लोग। देखो जैसे एक हम बात इंडक्टिव की कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है भाई, CH3COOH, सब में देखो कॉमन यही है, बस डिफरेंस क्या किया गया है, यहाँ पे H की जगह क्या लगा दिया है इसके पास I, यहाँ के H की जगह Br लगा दिया गया, यहाँ Cl, यहाँ पे F लगाया गया। F क्या है, उसका माइनस साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो ज्यादा माइनस साइड इफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिटी क्या होगी उसकी ज्यादा। तो देखो इसका पीके कितना हो गया 2.66, इसका पीके क्या है 2.81, इसका पीके 2.86, इसका पीके 3.15 और इसका पीके कितना है 4.76। तो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट की पावर बढ़ेगी वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए याद करना। फ्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर Cl, फिर Br का नंबर आएगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, I का। ये भी आपके लिए आसान है याद करना। F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, Cl, थर्ड नंबर पे Br और फोर्थ पे क्या आएगा आपका I। तो अगर सबकी पोजीशन सेम है तो आपको ऑर्डर क्या देना, पावर देखना है। तो ज्यादा पावर किसकी माइनस है कि फ्लोरीन की, इसलिए क्या होगा, मोर नेगेटिव पावर मींस मोर एसिडिक कैरेक्टर्स। तो बात समझ में आ रही है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल कैसे डिसाइड करते हैं। तो अभी आपको बताई थे, देखो फिनॉल को तोड़ा गया तो क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन बना। अब इसके साथ एक ग्रुप अटैच है। ये ग्रुप कैसा है, देखो ये ग्रुप कैसा है, जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। तो आपके पास ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। बात समझ में आ रही है। अब जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बताइए, घटाएगा। अगर चार्ज घटेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमको बात क्या करना है कि रिंग से अगर कोई ऐसा फैक्टर अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है तो वो क्या करेगा, इसके आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर्स को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो जो भी ग्रुप माइनस आई वाले हैं और माइनस एम वाले हैं वो सब क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे। यहां देखो बाकी बताए थे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं माइनस आई वाले, माइनस एम वाले। तो NO2 है, CN है, CHO है, ये सब ग्रुप कैसे हैं, माइनस आई और माइनस एम वाले। ये सारे क्या करेंगे, एसिड प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके। यहां देखिए क्या हो रहा है, अब कौन सा ग्रुप लग गया ये, तो ये जी कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो फिनॉल की एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें जो जो ग्रुप आएंगे कौन कौन से, सारे प्लस वाले ग्रुप आएंगे। तो प्लस आई प्लस एम लगा है तो फिनॉल को क्या करेगा, लेस एसिडिक। तो देखो जैसे एक एग्जांपल की बात कर लें हम लोग, जैसे देखिए एक एग्जांपल की बात कर लें, ये आपको फिनॉल दे दिया, बोलो, और एक आपको दे दिया नाइट्रोफिनॉल। तो हम लोग देख लेते हैं भाई कौन ज्यादा एसिडिक होगा। एक आपको दे दिया गया नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और एक पैरा पे क्या लगा दिया गया, OCH3 यानी पैरामिथॉक्सीफिनॉल, पैरामिथॉक्सीफिनॉल। तो सबसे पहले क्या किया कीजिए, कॉमन ढूंढो क्या है। तो कॉमन सब में क्या, रिंग OH सब में कॉमन है,
कहाँ हमको देखना है एसिडिटी, OH की देखना है, एसिडिटी देखनी है, यही ना पोलैरिटी आपको मिलेगी, यही ना H आपको एसिडिक मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, इसका -I और -R, इसका कौन सा इंपैक्ट है, या इसी को हम लोग -M भी बोलते हैं ना, यहाँ पे कौन सा इंपैक्ट है, -I, लेकिन रिजोनेंस में क्या हो जाएगा ये +R। अच्छा ये भी कैसे पता करते हैं, देखो O अटैच है, O के पास लोन पेयर है तो रिंग को देगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई ऐसा आइटम अटैच हो जिसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो, रिंग को देगा, तो रिंग को क्या करेगा बताइए, डेंसिटी बढ़ाएगा, और डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को कम करेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं लगा हुआ है, यहाँ देखो दो इफेक्ट लगे हुए हैं जो निगेटिव वाले हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक +R लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1, 2 और 3, तो बताओ भाई कौन ज्यादा एसिड होगा, तो 2 वाला मोर एसिडिक, उसके बाद नंबर किसका आएगा, फिनाल का, और तब नंबर किसका आएगा, थर्ड वाले का। तो बात समझ में आ रही है। तो प्लस वाले क्या करेंगे, एसिड प्रॉपर्टी को घटाएंगे, और निगेटिव वाले क्या करेंगे, एसिड प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। किस केस की बात करें हम लोग, फिनाल की बात कर रहे हैं। सेम कंडीशंस आपको एसिड में भी मिलेगा। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे लिखा क्रिसाल, तो क्रिसाल का फॉर्मूला क्या है भाई, बेंजीन रिंग हो, बोलो, इसके ऊपर OH लगा हो, और इसके आर्थो पे क्या लगा है, CH3, तो इसका नाम आर्थो क्रिसाल। ऐसे ही देखो मेटा क्रिसाल होगा, तो CH3 को कहाँ रख देंगे हम लोग, मेटा पोजीशन पे, तो हमने इसको मेटा पे लिख दिया। और एक दिया पैरा, तो पैरा में क्या करेंगे बताइए, CH3 को कहाँ लिख देंगे हम लोग, इसके पैरा पोजीशन पे। तो बात समझ में आ रही है। अब पूछा बताओ भाई तीनों में सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है, या ऑर्डर लिखो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कैसा इंपैक्ट है बताइए, +I, और एक हम लोग +H या +M बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ बताओ कैसा इंपैक्ट है, तो यहाँ देखो हम लोग बात करेंगे सिर्फ +I इंपैक्ट है यहाँ पे। यहाँ देखो इसका इफेक्ट कैसा है, तो +I इफेक्ट, और हम लोग एक +M इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो मेटा पे सिर्फ एक ही प्लस है, और बाकी आर्थो पहले पे दो प्लस है, तो 2 प्लस वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या मिल गया बताओ, मेटा आपको मिल गया मोर एसिडिक। अब जब हम पैरा और आर्थो की बात करेंगे, तो ये बताया गया था ना इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ 2 नंबर पे +I इफेक्ट, यहाँ देखो कार्बन 1, 2, 3, 4 पे +I इफेक्ट, तो इसका +I कम हो जाएगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन या मेसोमेरिक इफेक्ट ये क्या होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, तो जितना इफेक्ट इसका आर्थो पे होगा उतना इफेक्ट इसका मेटा पे भी होगा। तो ज्यादा इंपैक्ट हम लोग किसका देखेंगे, अब +I का, तो +I यहाँ पे कम है, यहाँ +I ज्यादा है, इसलिए किसका ज्यादा हो गया, फिर पैरा वाले का। और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, आर्थो। अब अगर फिनाल दिया होता है यहाँ पे, तो इसके बाद किसका नंबर लिखते हैं हम लोग, तो फिनाल क्या हो जाता है बताइए, इन सबसे भी ज्यादा एसिडिक। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल देखो लिखा है नाइट्रोफिनाल का, तो देखो नाइट्रो में इसको अच्छे से याद कर लो, PO मत फिनाल, याद करेंगे हम लोग, PO मत फिनाल, यानी पैरा, आर्थो, मेटा और फिनाल। तो जा देखो इसमें क्या कंडीशन बनती है, अगर हम लोग बात करते हैं तीनों फिनाल्स की बात करें, OH, NO2, आर्थो नाइट्रोफिनाल। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेटा की, फिर हम लोग क्या बात कर लेते हैं, पैरा की बात कर ले, और एक इसकी बात कर लेते हैं, फिनाल की बात कर लेते हैं। इन सब में हम लोग क्या करते हैं, सारे इफेक्ट को पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और एक हमारे पास क्या बचा, फिनाल। तो देखो फिर देखते हैं हम लोग कॉमन सब में क्या है, रिंग OH। अब देखो इसके आर्थो पे लगा है, तो इसके -I इफेक्ट और -R। यहाँ देखो मेटा पे रिजोनेंस काम नहीं करता है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, सिर्फ -M इफेक्ट की बात करेंगे। पैरा पे क्या हुआ, -I और -M। बात समझ रहे हैं। तो देखो सब में माइनस इफेक्ट है, ये कंफर्म हो गया कि फिनाल से सब क्या होंगे, मोर एसिडिक। अब उसके सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, देखो तो आपको बोला गया था ना कि डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, देखो यहाँ भी -I -R, यहाँ भी -I -R, लेकिन यहाँ पे क्या है, -I डिस्टेंस पास है, यहाँ दूर हो गया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, आर्थो वालों को ज्यादा होना चाहिए था पैरा से, तब नंबर आना चाहिए था मेटा का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो हम लोग बात करते हैं कि H बॉन्डिंग की। इस केस में क्या हो गया कि H बॉन्डिंग हो गई। इस H बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इसकी वजह से जो आर्थो था उसकी एसिडिटी क्या होती है, थोड़ी सी पैरा से कम हो जाती है, इसलिए ऑर्डर आपको क्या मिला,
PO मत फिनाल। तो इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। बताओ भाई ये कैसा कंपाउंड है? ये तो स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। इन सब का रीजन क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यहाँ देखो एसोसिएशन नहीं होगा, लेकिन पैरा वाले में क्या होगा? एसोसिएशन भी होगा। तो अब देखो कितने क्वेश्चन बन गए। एसिडिटी कम हुई पैरा से, वोलेटाइल हो गया, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। इन सब का आंसर क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? इसमें कौन सी एच बॉन्डिंग होगी? इंटरमॉलिक्यूलर। एक देखो हमारे पास क्या है भाई, पूछा जाता है देखो हैलोजन के केस में क्या है। तो यहाँ तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखिए भाई क्लोरोबेंजीन दे दिया, क्लोरो पे बताओ लगा दिया, कहा बताइए? क्लोरोफिनाल दे दिया, तो कहा आर्थो पे Cl लगा हुआ है। फिर कहा बताइए भाई आर्थो पे Br लगा हुआ है। बोलो आर्थो पे क्या लगा? Br। फिर कह रहा है आर्थो पे लगा I, तो इसमें तो नो डाउट हम लोग -I की पावर की बात करेंगे। बोलो, लेकिन एक दिया है आर्थो पे लिखा फ्लोरो, तो यहां भी देखो भाई रूल्स के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था? फ्लोरो को ज्यादा, भाई -I ज्यादा ना फ्लोरो का, तो ज्यादा एसिडिक किसको होना चाहिए था? फ्लोरो को। लेकिन यहां भी देखो एक इम्पैक्ट क्या आ गया? एच बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कम एसिडिक हो जाएगा, बाकी तो कोई डाउट है नहीं। Cl क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद Br वाले का नंबर आएगा, तब किसका नंबर आएगा? आयोडीन का नंबर आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें आपकी थी एसिडिटी ऑफ फिनाल के बारे में। तो फिनाल में आपको क्या ध्यान देना है? +I इफेक्ट है कि -I इफेक्ट है, +R इफेक्ट है कि -R इफेक्ट है। अगर माइनस है तो फिनाल की एसिडिटी को बढ़ाएगा, प्लस है तो फिनाल की एसिडिटी को क्या करेगा? कम करेगा। अब देखो हम लोग बात करेंगे एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड की और उसके सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की। तो यहाँ भी देखो सेम मेथड पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ बेंजोइक एसिड से क्या करेंगे? इसको पहले डीप्रोटोनेट करेंगे। डीप्रोटोनेट करने के बाद देखो यहाँ निगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या बन गया? बेंजोएट आयंस बन गए। ये क्या बन गया? बेंजोएट आयन। यहां भी देखो हम लोग क्या बात करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अगर स्टेबलाइज हो गया तो क्या होगा बताइए? बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। तो फिनाल से ज्यादा एसिड क्यों होता है बताइए? अगर हम इसको देखेंगे तो देखो निगेटिव चार्ज दोनों बार कहां पे आएगा? देखो अगर हम इसको इधर करते हैं ना तो निगेटिव कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इसके जो स्ट्रक्चर होंगे इक्विवेलेंट होंगे और इसमें निगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? देखो O पे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर बात क्या करेंगे हम लोग? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेगा बताओ? निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? घटाएगा। और चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए निगेटिव वाले यहां भी क्या करेंगे? एसिड प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? इस एनायन को स्टेबलाइज करके। बात समझ में आ रही है? फिर देखो इसके एक बात, अगर यहीं पर एक ग्रुप ऐसा लग गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगर निगेटिव बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। और स्टेबिलिटी घटेगी तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है? तो देखो कुछ क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, कुछ केस ले लेते हैं। तो केस नंबर 1 ग्रुप लिखा है काजिंग -R और -M इफेक्ट, -I इफेक्ट। तो देखो भाई जैसा यहाँ पे, यहाँ कॉमन समय क्या है? रिंग COOH, रिंग COOH। अब देखो भाई NO2 का कैसा इंपैक्ट है? तो NO2 का कैसा इंपैक्ट होगा? बेसिकली यहाँ पे -I और -R या -M इफेक्ट। यहां देखिए भाई NO2 कैसा इफेक्ट है? -I और -R। मेटा पे कौन सा इफेक्ट होगा? सिर्फ -I। यहाँ पे माइनस जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये कंफर्म हो जाएगा भाई सबसे कम एसिडिक कौन है? यही है। अब इन तीनों में देख लो भाई ज्यादा कौन है? तो देख रहे हैं भाई -I -R, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस है, तो मेटा वाला क्या हो जाएगा? आर्थो पैरा से लेस एसिडिक। अब इन दोनों में देखो हम लोग बात करेंगे तो -I इसका डिस्टेंस दूर हो गया, इसका -I पास हो गया, तो आर्थो वाले क्या हो गया? मोर एसिडिक। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर दोनों -I हैं तो हम ऐसे देखेंगे। अब देखो दोनों प्लस दे दिया गया है, +R और +I। तो देखो इसमें क्या किया गया भाई? देखो ये दिया मेथिल, इसका कैसा इंपैक्ट है? +I और +R। ये बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन से आता है। यहाँ देखो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। यहाँ देखिए क्या है? सिर्फ एक ही है +I। यहाँ पे क्या है बताइए? यहाँ पे क्या है बताइए? +I। यहाँ भी क्या है? +I और +R। तो अब देखो होना क्या चाहिए था बताइए? इन सब में प्लस इफेक्ट है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसको सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक आर्थो इफेक्ट पढ़ने वाले हम लोग,
तो आर्थो वाले क्या होते हैं, आर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, वो हमेशा बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ठीक, तो ये तो आर्थो इफेक्ट से ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इन सब की बात करो भाई, देखो प्लस और प्लस, यहाँ दो दो प्लस है, इसलिए सबसे कम एसिड कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। तो बात समझ में आ रही है। तो प्लस वाले क्या करते हैं, एसिड करेक्टर्स को घटाएंगे, इसलिए एक केस आपको ऐसा मिलेगा आर्थो वाला, जहां पे आर्थो इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग, वहां पे बेंजोइक एसिड से क्या होगा, आर्थो वाले हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। फिर देखते हैं हम लोग भाई, नेक्स्ट केस देखते हैं। अब एक प्लस आर दिया है और एक माइनस आई ग्रुप दे दे, तो देखो क्या करना है। तो देखो भाई, यहां भी कॉमन सम में क्या है, तो अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो सम में कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो देखो भाई कॉमन सम में क्या है, रिंग और COOH। अब इसका कैसा इंपैक्ट है बताइए, तो माइनस आई और रिंग का कैसा इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस आर। यहां देखो इस पे कौन सा इंपैक्ट है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है। यहां देखिए भाई क्या हो गया है, यहाँ पे कौन सा इंपैक्ट है, माइनस आई और प्लस आर। और फिर देखो यहाँ पे अभी बताया गया था ना कि आर्थो वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड। बात समझ में आ रही है। ये तो कोई तो आर्थो इंपैक्ट से ज्यादा हो गया। अब बाकी सबकी बात करेंगे, देखो तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या मिल रहा बताइए आपको, माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर वाले क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी को घटा देते हैं। तो बात समझ में आई। तो ये वाले ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। फिर देखो हम लोग बात कर लेते हैं, अब देखो और बात कर लेते हैं। देखो हम लोग केस नंबर 4 की बात कर लें। यहाँ देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में दिया है, तो देखो आर्थो डेरिवेटिव, मेटा, पैरा और बेंजोइक एसिड। यहाँ देखिए क्या बात करेंगे हम लोग। तो अगर आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे दिए जाएं तो उसको देखो ऐसे करना है आपको है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो हम लोग COOH लगा दें यहाँ पे, बोलिए इसके आर्थो पे क्या लगा दिया हमने, Cl। सेकेंड टाइम क्या किया, Cl को कहाँ रख दिया, इसके मेटा पोजीशन पे। Cl कहाँ है, इसके मेटा पोजीशन पे। फिर Cl को हमने कहाँ रख दिया, इसके पैरा पोजीशन पे, COOH और इसके पैरा पे Cl। और एक हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। देखो सब में कॉमन क्या, रिंग साइड का COOH कॉमन है। अब देखो भाई Cl का बताया गया था ना कि Cl के केस में माइनस आई को हम लोग देखते हैं, प्लस आर को नहीं देखते हैं। तो बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, माइनस आई डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी और प्लस आर क्या डिसाइड करेगा, ओरिएंटेशन। तो है तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, इसलिए बेंजीन से भी कम रिएक्टिव हो जाता है। तो देखो माइनस आई इफेक्ट, यहां भी बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की, यहां भी क्या बात करेंगे हम लोग, माइनस आई इफेक्ट की। तो जरा देखो भाई क्या है, माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है। देखो 1-2 नंबर पे, 1-3 नंबर पे, 1-4 नंबर पे। तो जितना कार्बन के पास होगा उसका माइनस आई उतना ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, आर्थो वाले मेटा से ज्यादा एसिडिक और मेटा वाला क्या होगा, पैरा से ज्यादा एसिडिक होगा। किस केस में, इन केस ऑफ हैलोजन। देख हम इसकी बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखो आर्थो इफेक्ट की। तो आर्थो इफेक्ट देखो होता क्या, देखो बेटा, एक तो अगर बेंजोइक एसिड देख रहे हैं आप यहाँ पे देखो O पे प्लस चार्ज आ गया। जैसे ही O पे प्लस चार्ज आया तो ये O क्या हो गया बताओ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा तो क्या कंडीशन देखो बन रही है, इस O के पास प्लस चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, इसलिए इनकी बॉन्ड की जो पोलैरिटी क्या हो जाएगी बताइए, जो बॉन्ड की पोलैरिटी है ये बढ़ जाएगी, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। यहां देखो क्या हो रहा है, जैसे ही आर्थो पे कोई ग्रुप लग गया, ये क्या करेगा, पहले ये दोनों क्या थे, कोप्लेनर थे, अभी कोप्लेनरिटी इनकी खत्म हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया बताइए, मोर पोलर। बात समझ में आ रही है। तो मोर पोलरिटी की वजह से, कोप्लेनर लॉस होने की वजह से आर्थो वाले क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। तो एक आपको ये ध्यान देना है, तो आर्थो वाले क्या होते हैं, बेटर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे। अब इस ग्रुप पे, आर्थो पे कोई भी ग्रुप क्यों ना लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, और चाहे ये कैसा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो कोई भी ग्रुप अगर इसमें अटैच हो गया तो वो क्या होगा, बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो इफेक्ट। ये स्टीरिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इसको कर सकते हैं हम लोग। फिर देखो हम लोग बात क्या करते हैं, एसिटी या फिनॉल और बेंजोइक एसिड
ये क्या है बताइए भाई, रिएक्टिविटी ऑफ फिनाल एंड बेंजोइक एसिड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिंग का एक कॉमन रिएक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जितना प्लस एम इफेक्ट होगा उतना रिंग क्या होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा और आसानी से रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर यही कौन से ग्रुप लग गए, -m वाले, तो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी घटाते हैं और मेटा डायरेक्टर हो जाता है। यहाँ भी देखो हम लोग एसिडिटी से इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर एल्कोहल फिनाल और बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है। अब देखो जैसे इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग डिक्रीजेज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इंक्रीजेज एसिडिटी, whereas इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंक्रीजेज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डिक्रीजेज एसिडिटी। तो एसिडिटी के क्वेश्चन को इससे भी रिलेट किया जा सकता है, इसके रिएक्टिविटी से भी। तो देखो जैसा भाई यहाँ पे OCH3 है, ये कैसा ग्रुप है बताइए, तो OCH3 कैसा ग्रुप बताइए भाई, +R इफेक्ट, और इसमें कौन सा इंपैक्ट है, -I। तो बात समझ में आ रही है, बताइए। फिर देखो यहाँ बताइए कौन सा इंपैक्ट है, +I और +R, या हम लोग +H इफेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। इसका बताओ क्या था, बोले थे ना -I ज्यादा होता है +R से। इसमें क्या बताइए, -I और -R, इसमें क्या है, -I और -R। तो अगर पूछेगा बताओ इन सब में सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा है, तो NO2 वाला सबसे स्ट्रांग एसिड हो गया। क्यों, यहाँ दोनों -I और -R इफेक्ट दिख रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब पूछेगा बताओ इन सब में से कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, ये। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, ये बताइए इन सब का हम लोग करा रहे हैं हैलोजिनेशन। तो जब देखो ये कैसा डायरेक्टर हो गया, अब इसके रेस्पेक्ट में, इसके मेटा डायरेक्टर, इसके रेस्पेक्ट में कौन सा था, आर्थो पैरा डायरेक्टर। ये रिएक्टिविटी कम करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसका सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पे, इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ +R इम्पैक्ट है या +R इफेक्ट है। तो एक हम लोग रिएक्टिविटी की बात इससे भी कर सकते हैं। फिर देखो हम लोग बात करते हैं अदर फैक्टर, कौन कौन से और फैक्टर हैं जो एसिड प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी केस आता है। ठीक है, तो देख दो केस पूछा जाता है, एक सैलिसिलिक एसिड का केस और एक आर्थोनाइट्रोफिनॉल का केस। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है कि अगर 2 बार OH लग गया आर्थो, और 2 बार आर्थो पे लग गया और 1 बार लगा, ठीक है, और नहीं लगा, तो जरा देखो उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा आर्थो पे OH लगेगा उतना ही कम ज्यादा क्या एसिडिक हो जाएगा। तो उसका पीके कितना मिलेगा, देखो 2.30। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, अगर एक ही बार OH लगा है आर्थो पे तो 2.98 हो गया, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो कितना हो गया, 4.17 के आसपास। तो देखते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसा एक देखिए, एक एग्जांपल देखो बेटा, ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड। बात समझ में आ रही है, ये कैसा एसिड है, बेंजोइक एसिड। अब देखो बेंजोइक एसिड, इसके बाद क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो जरा देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ भाई, सैलिसिलिक एसिड पता ना, इससे हम लोग एस्पिरिन बनाते हैं, एस्पिरिन बनता है इससे। देखो तो देखो इसके आर्थो पे OH लगा हुआ है, अब देखो इसके साथ H बॉन्डिंग हो गई। तब H बॉन्डिंग कब होगी, जब इसमें से एक H निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर देखो बताएगा था नेगेटिव चार्ज देखो डीलोकलाइज है, तो एक नेगेटिव 2 पे सर्कुलेट हो गया, तो आधा आधा मिला इसको नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इसके H के साथ क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, और जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ देखो दोनों आर्थो इसके कोपाइड हो गए, तो दोनों तरफ से इसमें बॉन्डिंग हो गई, H बॉन्डिंग। इस H बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है, और 2,6 डाइहाइड्रॉक्सी सैलिसिलिक एसिड में क्या हो रहा है, 2,6 डाइहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड में क्या हो रहा है कि ज्यादा H बॉन्डिंग हो जा रही है, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो बात समझ में आ रही है। तो हम लोग इसको कैसे समझाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है उसके नेगेटिव चार्ज को, इसी वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा दे रहा है। नेक्स्ट देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल का केस आता है। देखो जैसा यहाँ पे अभी बताया था ना आपको कि पैरा वाला कम होना चाहिए था एसिडिक आर्थो से, लेकिन उल्टा हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक H बॉन्डिंग हो गई। कौन सी H बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो देखो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो गई, जिसकी वजह से ये क्या होगा, H नहीं निकल पाएगा उतनी आसानी से, इसी वजह से क्या हुआ, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो 2 केस आपको पूछे जाते हैं H बॉन्डिंग से रिलेटेड। बाकी देखो बताए थे आपको हम, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, लेस एसोसिएशन होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मोर वोलेटाइल हो जाएगा,
लेस सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा, सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है इसमें, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो, घट जाएगी, ठीक। और एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी इसकी, थोड़ी सी घट गई। एक देखो हम लोग बात क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात करते हैं, तो इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा था देखो ऐसा कुछ कहा जाता है, बताओ भाई CH और Cl3 दे दिया जाए, CH और F3 दिया जाए, तो पूछा जाए बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर माइनस है इसका ज्यादा है, इसलिए ज्यादा एसिडिक कौन होगा ये, लेकिन ये आंसर गलत हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या करना होता है, देखो CH 3 Cl इस पे लगाए हम लोग, ऐसे बताइए। अब इसमें से H हम लोग क्या करते हैं, H प्लस को माइनस कर दें, जैसे माइनस करेंगे तो इस C पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास 3 Cl है ही है, बोलो Cl क्या कर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबका माइनस आई इफेक्ट, बोलो तो क्या होगा, चार्ज घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक। तो डी ऑर्बिटल्स क्या करेगा बताओ, इस निगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर देगा, और जैसे डीलोकलाइज किया स्टेबिलिटी और बढ़ गई। फ्लोरीन केस में देखो क्या है, 3 फ्लोरीन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो यहां भी वही काम करेंगे हम लोग, -H प्लस कर दिया, C पे निगेटिव चार्ज है, बोलो -H प्लस किया, C पे निगेटिव चार्ज आया, और 3 फ्लोरीन यहां भी देखो दिया हुआ है, यहां भी इसका -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट यहां पर भी है, यहां भी चार्ज घटेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज लोकलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, इसलिए क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैक एंड डी ऑर्बिटल्स रेजोनेंस। तो बात समझ में आ रही है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से भी मिल सकता है आपको। एक और एग्जांपल देखो, यहां देखो एक रिंग दिया गया है, यहाँ सल्फर सल्फर 2 टाइम लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे अगर, तो ये ज्यादा होना चाहिए था एसिडिक, लेकिन हुआ क्या, सल्फर वाला ज्यादा एसिडिक हो गया। यहाँ भी सेम कंडीशन देखो, जी दिखाई पड़ा डी ऑर्बिटल्स, जैसे निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा ये है वो डीलोकलाइज हो जाएगा, और जैसे डीलोकलाइज हुआ तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, इसका निगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब एक और देखो हमारे पास जानना होता है एरोमेटिसिटी। तो जरा देखो भाई, अगर पूछा गया, देखो एक कंपाउंड ऐसा दे दिया गया, ठीक है, कहा गया बताओ भाई इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एसिड का मतलब क्या है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा जाए, इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो जैसे इस पे निगेटिव चार्ज आया, कंडीशन देखो क्या बन गई, देखो यहां देखो भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास हो गए। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन इसका डीलोकलाइज है कंप्लीटली, ठीक। इसके बाद देखो हकल उसको फॉलो कर रहा है, ये कंपाउंड कैसा बन गया, एरोमेटिक। और अगर एरोमेटिक बन गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो वही ना बताया गया था हम लोग कि अगर अनायन ज्यादा स्टेबल है तो वो क्या, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ, ये बेटर एसिड हो गया। यहां देखो अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो निगेटिव, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव देखो डीलोकलाइज है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक से भी लेस स्टेबल। तो बात समझ रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, और ये कैसा है, एरोमेटिक। तो अगर आपको ये भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि एरोमेटिक बनना है कि नॉन एरोमेटिक बनना है कि एंटी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक वाले क्या होते हैं, मोर स्टेबल। अगर स्टेबल बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक कॉन्सेप्ट हम लोग ये भी बात कर सकते हैं। तो ये देखो समझाया कि बेटा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, एरोमेटिक एनायंस बन गया, नेगेटिव चार्ज आया, एंटी एरोमेटिक बन गया। अगर एरोमेटिक है तो क्या होगा, मोर स्टेबल। तो ये बात समझ में आपको आ रही है। लास्ट में देखो बेटा, नाउ वी आर फिनिशिंग अवर लेक्चर्स, ओके। तो यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। तो अपनी बेटा आदत बदलिए, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। सेकंड बात हमेशा याद रखो कि एग्जामिनेशन इज नॉट ए हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफ, लाइफ बहुत जरूरी है, जिंदगी है तो बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है। फिलहाल हमारा काम क्या है, मन लगा के पढ़ाई करना। बात समझ में आ रही है, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई करें और हमारा रिजल्ट अच्छा हो। लेकिन उसके बाद भी जो भी होता है तो आप लोग कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत सारे आएंगे। कब, अगर आपके पास लाइफ होगी तो दैट्स वाई द रीजन लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, अपनी हैबिट जरूर बदलिए।
अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।